हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। मेरा नाम है सोनम चौहान और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मेन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि जो लेक्चर सीरीज हमने जो स्टार्ट की है तो उस लेक्चर में आज लेक्चर 9 जिसका टॉपिक हमने रखा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इनको हम फीचर्स भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर इनको कीज़ भी बोला जाता है। कीज़ यानी कि चाबी, वो फीचर्स यानी कि अगर हम चाबी की बात करते हैं तो वो चाबी जो प्रॉपर रूप से किसी ऐसे ताले को खोलती है जिसको खोलने के बाद अंदर रखा खजाना आपको दिखाई देता है, आपको समझ में आता है कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या चीज़। तो जब हम फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स यानी कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता कीज़ की तरह हैं, जिन विशेषताओं को रीड करके लर्न करके आपको ये पता लगता है कि हमारे संविधान के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बेसिकली सभी सिटीजन्स के लिए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए इसको कीज़ भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी कीज़ हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो डिफ़ाइन करते हैं हमारे भारत का संविधान वो कैसा संविधान है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को हम डिफ़ाइन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक करना है, शेयर करना है। और अभी तक अगर नए स्टूडेंट इसको पहली बार देख रहे हैं, इस लेक्चर को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो इससे अलग भी हमने बहुत सारे लेक्चर इस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेकर के बहुत सारे टॉपिक पर हम लेक्चर कवर अप कर चुके हैं। मैक्सिमम 8 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जा करके आप चेक करके उस वीडियोज़ को देख सकते हो। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की, जो हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स की। तो सबसे पहले बात हम करते हैं नंबर 1 जो उसका फीचर्स है वो है निर्मित और लिखित संविधान। तो भारत का जो संविधान है प्रॉपर रूप से उसका निर्माण किया गया है, कुछ भी नेचुरल नहीं है कि वहाँ पे बना बनाया हमको मिल गया था। नहीं, हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। और लिखित संविधान यानी कि यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कुछ डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपसे कोई भी पूछने लगे कि आपका जो संविधान है, आप बोलते हो आपके पास संविधान है, तो आपके पास क्या मतलब उसका क्या एविडेंस है कि आपके पास संविधान है, ये दुनिया भर की चीज़ें। तो हम उसको वो सारी जो हमारी कॉपी हैं, वो जो कृति हैं, वो पूरा का पूरा जो ग्रंथ है जो अम्बेडकर साहब ने जो भीमराव अम्बेडकर जी ने बेसिकली उसको तैयार किया था, उसको बनाया था, जो फादर भी कहे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, तो हम बता सकते हैं कि ये वो ग्रंथ है जो हमारे देश को, जिसके आधार पर हमारा देश चलता है। तो भारत का संविधान क्या है? निर्मित है और लिखित संविधान है। विश्व का मतलब अगर हम बात करते हैं पूरे ओवर वर्ल्ड की, तो विश्व के बहुत सारे ऐसे देशों के संविधान हैं, संविधानों की तरह भारत का भी संविधान है, बट भारत का संविधान लिखित और निर्मित है। दूसरा यहाँ पे फीचर्स है संसार का सर्वाधिक विस्तृत संविधान, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान जो माना जाता है वो भारत का संविधान माना जाता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं इनके आर्टिकल्स की, तो 395 इनमें आर्टिकल्स हैं, 12 अध्याय हैं जिनको हम भाग बोलते हैं, और 12 अनुसूचियाँ हैं यानी कि स्केड्यूल है। तो कुल मिलाकर के सभी देशों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे देश का जो संविधान है वो इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक माना जाता है। क्योंकि जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, यूएसए में 7 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल है, कनाडा की बात करते हैं तो 147 है, चाइना की बात करते हैं 106 हैं, और नेपाल में 74 हैं। और इसी तरह के जो भी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका जो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो भारत के आर्टिकल से सारे के सारे नीचे ही हैं। सबसे ज़्यादा भारत में आर्टिकल हैं, अमेंडमेंट भी सबसे ज़्यादा इंडिया में है। हर तरीके से जो भारत का संविधान है वो इसलिए मतलब सभी देशों को मिलाकर के सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान माना जाता है। नेक्स्ट है लोक प्रभुता पर आधारित संविधान, यानी कि भारतीय संविधान की एक मेन फीचर्स, मेन कीज़ भी ये है कि जो संविधान है उसको भारत की जनता ने बनाया है। तो इसमें जो लास्ट जो पावर होती है वो जनता को दी गई है, जनता के हाथों में हैंडओवर की गई है। सो इसीलिए संविधान की प्रस्तावनाओं में क्लैरिफाई तरीके से कह दिया है कि हम भारत के लोग यानी कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, तो संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। तो ये संविधान की जो मतलब जो भी इसको विशिष्ट माना गया है, इसी आधार पर यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है वो अंत में जनता के पास होती है। नेक्स्ट है समाजवादी राज्य। तो समाजवादी राज्य भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कीज़ यानी कि फीचर्स का काम करती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। और समाजवाद राज्य का अर्थ होता है कि समस्त नागरिक जितने भी सिटीजन्स हैं वहाँ पे देश में, उनकी अपनी उन्नति और विकास के लिए उनको समान अवसर प्रदान हो,
और उत्पादन और वितरण आदि संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। यानी कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी इंडस्ट्री सेक्टर होगी, वो सभी का पार्टिसिपेट उसमें इक्वालिटी, उस पार्टिसिपेशंस में इक्वालिटी दिखाई देगी। पूंजीवादी जो वर्ग होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो कंपैरिजन करना मतलब एक तरीके से इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि हम उसको कंपेयर भी नहीं कर पाते। तो लेकिन समाजवादी जो राज्य होते हैं बेसिकली उसमें सभी के पास अपॉर्चुनिटी होती है, सभी के पास इक्वालिटी होती है हर एक क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल हो या सोशल हो या फिर सोसाइटी की बात करें। नेक्स्ट है कठोर और लचीले संविधान का सम्मिश्रण। यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है कि वो रिजिड भी है, वो स्ट्रिक्ट भी है और वो फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड की या तो संशोधन नहीं होंगे या फिर संशोधन होंगे, तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती है, इसलिए वो कठोर भी है और लचीला फ्लेक्सिबल भी है। तो समय समय पर वहाँ पे अमेंडमेंट भी हो जाते हैं। अगर सिचुएशंस है कुछ अमेंडमेंट करने की, संशोधन करने की, तो वहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। यानी कि भारतीय संविधान बाहर से संघात्मक है, बाहर से हमें फेडरल सिस्टम को वो फॉलो करता है, बट उसकी जो अंतरात्मा यानी कि जो इंटरनल सोल की बात करते हैं तो वो यूनिटरी फॉर्म को फॉलो करता है, यानी कि एकात्मक है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही प्रकार के संविधानों की विशेषताएं मिलती हैं। जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति का विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता की बात करें, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें, तो इस प्रकार की जो भी व्यवस्था है उसी की वजह से भारतीय संविधान संघात्मक है। और इसके विपरीत अगर आप आपातकाल में संविधान पूरी तरीके से एकात्मक हो जाता है, वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म को वो एक तरीके से फॉलो करता है, क्योंकि सारी की सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के हाथों में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती है। सो इसके अतिरिक्त भारत में सिंगल सिटीजनशिप है और एक सी न्याय व्यवस्था और एक सी अखिल भारतीय सेवाएं भी एकात्मक संविधान की ही विशेषता है। तो यानी कि हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो हमारे से देश का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बेसिकली बाहर से तो फेडरल दिखाई देता है, बट इंटरनल अगर इसकी शोल की बात करें, इंटरनल अगर पॉइंट की बात करें, तो ये यूनिटरी फॉर्म यानी कि ये यूनिटरी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की व्याख्या। देखिए भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। इसमें शासन एक नाम मात्र का प्रधान होता है, यानी कि शासन एक नाम मात्र का प्रधान होता है, और व्यवस्थापक और कार्यपालिका में जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव है उसमें परस्पर जो रिलेशंस होता है वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली रिलेशंस होता है। और एग्जीक्यूटिव का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, यानी कि अगर उसकी टाइम पीरियड की बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से निश्चित होता है, एक एक्यूरेट टाइम होता है। तो ये सभी जो फीचर्स है, जो सभी विशेषताएं हैं, संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्य में ऐड की हैं। जैसे मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका गठन किया जाता है। तो देश का प्रधान राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, यानी कि सारे काम देश में किसके नाम से होते हैं, पीएम के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति एक नाम मात्र का नाम होता है, एक शासक होता है। तो कार्यपालिका का जो कार्य होता है वो 5 वर्ष निश्चित किया जाता है। और इस प्रकार से पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है वो प्रॉपर रूप से भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो भारतीय संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित करता है। उसका टारगेट होता है कि वो एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करे, प्रॉपर रूप से हर तरीके से एक वेलफेयर स्टेट को ही क्रिएट करे। तो ये एक उसका फीचर्स होता है। उसके सारे काम एक टारगेट पे होते हैं। टारगेट क्या है, वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करना। और आप सभी जानते हैं कि वेलफेयर स्टेट कैसा होता है, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, उसको स्किल के हिसाब से अपॉर्चुनिटी स्टेट देता रहता है, उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कोई इक्वालिटी मिलती रहती है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होती है। बट ऐसा वेलफेयर स्टेट शायद यूएसए इतना एडवांस कंट्री, वहाँ पर भी इस तरह का स्टेट आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे, यानी कि ना के बराबर। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, एक हेवन, एक ऐसा राज्य जो एक स्वर्ग की तरह होता है, जिसमें किसी भी नागरिक को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। यानी कि भारतीय संविधान में एक अलग से विशेषता ये होती है कि भारतीय संविधान जो होता है वो अपने आप में सुप्रीम होता है, सबसे टॉप पर होता है। उसके बाद सारे सिस्टम को, उसके बाद जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे बाद में आते हैं, बट जो सबसे फर्स्ट पॉइंट पर रहता है वो भारत का संविधान रहता है। उसके बाद सारी चीज़ें फिर उसको फॉलो करते हुए अपना चलती रहती हैं। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान की एक और फीचर से एक और कीज़ है
कि जब भी हम उसकी इस कीज़ का जो ताला खोलते हैं उस कीज़ से, तो एक जो सीक्रेट है वो हमें पता लगता है कि वयस्क मताधिकार, यानी कि वहाँ पे 18 प्लस होते ही हमें वोटिंग राइट मिलता है। और ये हमारे संविधान ने हर एक नागरिक, हर एक उस नागरिक को दिया है जो 18 साल की एज पूरी कर चुका है। और उस 18 साल की एज पूरी करने के बाद में जो हमें वोटिंग राइट मिला हुआ है वो हम लोकसभा इलेक्शंस में यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ राज्य में जो विधानसभा इलेक्शंस होते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एकल नागरिकता, यानी सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आपको पूरे देश की नागरिकता प्राप्त है, आपको किसी भी स्टेट की नागरिकता प्राप्त नहीं है। यानी कि आपने आधार कार्ड में आप चेक कर सकते हो, आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड है उसमें आप चेक कर सकते हो, जहाँ नेशनलिटी लिखा होगा वहाँ पे इंडियन लिखा होगा। कहने का मतलब ये है कि नेशनलिटी में आप यूपी, एमपी या महाराष्ट्र या गोवा, जो जितने भी राज्य हैं उससे आप आइडेंटिफाई नहीं करते अपने आप को। आइडेंटिफाई किससे करते हो कि नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियंस है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो किया जाता है, जो हमारा संविधान है उसने हमें सिंगल सिटीजनशिप हमें दी है, हमने वो अचीव की है। क्योंकि अगर बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में इस तरह की कोई सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान वो वहाँ पे है नहीं है। क्योंकि अगर आप वॉशिंगटन में रहते हैं तो अगर आपको न्यूयॉर्क या किसी भी मतलब कहीं पर भी, अटलांटा वगैरह में कहीं पर भी जाना है तो आपको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्लस आपको वहाँ का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। बट इंडिया के लेवल पर ऐसा कोई बात ही नहीं है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी परमिशन की आवश्यकता, किसी भी वीज़े की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या व्यवस्था। सो ये भी एक भारतीय संविधान का एक मेन फीचर्स, एक मेन कीज़ मानी जाती है कि वहाँ से जो भारत का संविधान है उसमें एक हम लोगों को, हम सभी को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन वहाँ पे किया गया है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो स्पेशली व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। सो इन्हें छीना नहीं जा सकता, और छीने जाने की स्थिति में जो जुडिशरी होती है वो उनकी रक्षा करती है। तो ये हमारे संविधान के एक मेन जो फीचर्स है, मेन जो कीज़ है वो मानी जाती है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था। देखिए ये भी एक तरीके से भारतीय संविधान द्वारा हम सभी को कुछ फॉलो करने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिनको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। सो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल संविधान में इनको भाग चौथा, जो भाग फोर्थ है उसके भाग फर्स्ट में इसको ऐड किया गया। पहले ये ऐड नहीं थे, बट समय के अनुसार इनको ऐड कर दिया गया। सो इस भाग में जो नागरिक होते हैं, स्टार्टिंग में 40 यानी कि 40 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, बट धीरे धीरे इनको कम किया गया, और कुल मिलाकर के आज प्रेजेंट में 11 यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनको हमें फॉलो करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी एक जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था, यानी कि डीपीएसपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो संविधान की एक विशेषता ये भी होती है कि संविधान ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ काम राज्य को भी दिए हैं कि राज्य को क्या क्या करने चाहिए। तो वो काम सारे के सारे डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आते हैं। सो ये भी एक विशेषता होती है, ये भी एक फीचर्स है, ये भी कीज़ है। और इसमें वो कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करना, यानी कि उनको जो उनकी लाइफ है उसको चलाने के लिए वो जितने भी उनको नीड पड़ती है, जो नेसेसरी, जो एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराना। एंड सेकेंड है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, जो भी फ्री एजुकेशन उसको प्रोवाइड करना, प्लस जो गांव के एरिया हैं उनमें ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। उसके साथ साथ है कृषि की उन्नति करना, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ग्रोथ में लाना। तो ये थोड़े से बेसिक से कंसेप्ट थे जो डीपीएसपी के अधीन हर एक राज्य को अपने लेवल पर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए व्यवस्था करना। ये भी हमारे संविधान की एक मेन विशेषता मानी जाती है कि जितने भी एसटी, एससी, जो भी ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहती हैं, या वो अपने आप को खुद ही, उनका जो कल्चर है, उनका जो सिविलाइजेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है आम जनता से। सो उनको प्रोटेक्ट करना और उनके कल्याण के लिए काम करना, ये हर एक राज्य का, जिस भी राज्य में ट्राइब्स है जो भी जंगलों में रहती है, उस राज्य का ये ड्यूटीज़ हो जाती है, ये कर्तव्य हो जाता है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे, उनकी रक्षा करे, उनकी रक्षा की व्यवस्था करे। इसके साथ साथ नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। तो यहाँ पे भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता ये भी हो जाती है कि संकट काल के दौरान भारतीय राज्य में कुछ आपातकालीन यानी कि कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, जिनका उपयोग करके वो पूरे स्टेट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे इमरजेंसी किस तरीके से अनाउंस की जाती है, यानी कि युद्ध और बाहर से आक्रमण होने पर
उत्पन्न होती है इमरजेंसी, यानी कि अगर युद्ध की स्थिति हो या बाहर से कोई अटैक हो जाए तो हम इमरजेंसी प्रोविजंस को यूज़ करते हैं। दैट सेकंड है कि राज्यों में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सिस्टम है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डिसमिस हो जाता है, तब जाकर के इमरजेंसी प्रोविजंस यूज़ किए जाते हैं। एंड देन जो थर्ड है वो है वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि वहाँ पे पूरे देश में जो पैसा है वो ख़त्म हो जाता है या डाउन हो जाता है या बहुत कम रह जाता है, तब जा कर के हम इमरजेंसी प्रोविजंस को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये प्रॉपर रूप से ये भी एक विशेषता मानी जाती है भारतीय संविधान की। एंड देन नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना या पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। तो भारतीय संविधान की अपनी एक विशेषता महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे कि सेक्युलर जो कंट्री है उसको स्टैब्लिश करे। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है कि उस कंट्री में हर एक धर्म की अपनी अपनी जो दर्जा होता है अपने अपने लेवल पर होता है, और किसी भी आधार पर उसे नीचा नहीं दिखाया जा सकता और कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और किसी भी एक विशेष धर्म को कोई भी विशेष दर्जा वहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो जो ऐसे राज्य होते हैं उनको हम सेक्युलर कंट्री बोलते हैं और इसी को हम धर्मनिरपेक्ष का नाम देते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही होता है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, कोई स्पेशलिटी नहीं होगी उस धर्म को लेकर के, किसी भी धर्म को लेकर के। प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को ग्रहण करने का प्रचार करने की या ग्रहण करने की पूरी छूट दी जाती है। सो इस तरीके से ये भी एक संविधान की विशेषता होती है जो हमारे संविधान में लिखी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत, जो अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड करना, पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना। तो ये भी हमारे भारतीय संविधान का एक विशेषता मानी जाती है कि आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 में स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई करके लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। आप किसी भी तरीके से आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार, यानी कि हमारे रूल रेगुलेशंस के अनुसार एक दंडनीय होगा, और राज्य स्वयं भी केवल जाति, मूल वंश या वर्ग के आधार पर नागरिकों में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो प्रॉपर रूप से यहाँ पे एक जो हमारे इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक मेन फीचर, उसकी एक मेन कीज़ मानी जाती है, जिसके आधार पर हम काफ़ी हद तक अपने समाज को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अनटचेबिलिटी जो छुआछूत होती है वो हमारे समाज में स्टार्टिंग से काफ़ी हद तक देखी जाती है। अब धीरे धीरे आकर के कुछ जगहों पर ये अभी भी बनी हुई है, बट अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। देखिए भारतीय संविधान का एक मेन विशेषता, मेन चीज़ ये भी हो जाती है कि वो गांव के एरिया में ग्राम पंचायतों को स्टैब्लिश करे, ताकि गांव को डेवलप कराने में वो काफ़ी हद तक अपना कंट्रीब्यूट कर सके वहाँ पे। नेक्स्ट है विश्व शांति का समर्थक। तो यहाँ पे जो भारतीय संविधान है उसकी एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि इसमें विश्व शांति की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पर बल दिया गया है, और प्रॉपर रूप से ये कहा गया है कि हम अपनी जब ग्रोथ करेंगे, हम जब डेवलपमेंट के फेज़ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे सेक्टर में करते हैं या खुद के लिए मतलब खुद को अपना प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के हथियार भी बनाते हैं, या कोई भी ऐसा मिसाइल या कोई भी ऐसा परीक्षण करते हैं, तो हम उसको एक लिमिट में करेंगे। मतलब उसको जो भी हम बना रहे हैं, वेपन्स बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ें बना रहे हैं जो हमको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे देश को प्रोटेक्ट करेंगे, कि उसको बनाते हुए हम किसी भी अन्य देश पर उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे या किसी भी अन्य देश को हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि हम विश्व शांति को समर्थन देंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो क्षेत्र होते हैं उनकी समाप्ति करना। देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया था, बट जिस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश किया, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ ऐड की कि हम पूरी तरीके से जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की जो प्रणाली है हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिल्कुल फिनिश कर देंगे। सो जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ है 1950 के बाद, आफ्टर 1950 उसके बाद कहीं पर भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रमोट नहीं किया जाता है। सो ये एक मेन फीचर्स माना जाता है। आई होप सो ये सारे जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के मैंने यहाँ पे जो वीडियो बनाई है आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव देगी, आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट इससे मिलेगा। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं, कोई टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट में भी लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।